आज के सत्संग के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा आशिमा कौशल आंटी को कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी। गुरुजी से मैं पहली बार साल 2000 में मिली थी। मैं उस समय बॉम्बे में रहती थी। मेरे माता पिता बॉम्बे में, मैं बॉम्बे से हूँ, मेरे माता पिता बॉम्बे में रहते थे। मैं विशाल जी को तब जानती थी 2000 में। एंड विशाल, मुझे पंजाब की या पंजाबी भाषा की समझ नहीं थी, पंजाबी संस्कृति के बारे में नहीं पता था, समझ में नहीं आती थी। तो जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गई एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी एक कंसोल पे बैठे हुए थे, ट्राउजर और शर्ट पहन के। जब हम वहां पहुंचे, काफी नामी लोग उनके पास, उनके चरणों में बैठे थे। कुछ समझ में नहीं आया एक सेकंड के लिए कि ये हम कहाँ आ गए हैं, कि विशाल मुझे कहाँ ले आए हैं। लेकिन क्योंकि विशाल बहुत ही गंभीर इंसान है, तो इनकी हर सोच के पीछे मुझे पहले दिन से विश्वास बहुत था। जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो कपड़े भी उनके बहुत रंगीन और माहौल भी बहुत आलीशान। और उम्र मेरी बहुत कम थी, मैं 21 साल की थी, मुझे समझ नहीं थी उतनी। तो मैंने देखा तो थोड़ा सा मेरे को लगा, मैंने कहा विशाल ये हम कहाँ आ गए, तो जगह नहीं समझ में आई। खैर हम जाके गुरुजी के चरणों में बैठ गए, और जैसे ही गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, गुरुजी कहते, ये तेरी सहेली है? विशाल को कहते। मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे समझ में आ गया सहेली का तो डेरोगेटरी मीनिंग है। विशाल बोलते, हाँ जी गुरुजी मेरी सहेली है। फिर गुरुजी ने कहा, ये ते बॉम्बे तो आई है? विशाल ने कहा, हाँ जी गुरुजी बॉम्बे तो आई है। एदा डैडी ते पायलट है? विशाल चुप हो गए, हाँ जी कहते गए। गुरुजी बोलते गए, विशाल हाँ जी करते गए। मुझे कुछ बातें समझ में आ रही थी, कुछ नहीं समझ में आ रही थी। मैं भी चुपचाप पीछे खड़ी हुई हाँ जी कर रही जा रही थी। खैर गुरुजी ने कहा बैठो लंगर करो। हम बैठ गए, हमने लंगर खाया, बड़ा ही स्वाद लंगर था, बड़े शौक से खाया। फिर मैंने बाहर जाके विशाल जी से पूछा, मैंने कहा ये तुमने कब बताया इनको ये सब मेरे बारे में, कि मैं बॉम्बे से हूँ, मेरे फादर पायलट हैं और मैं सहेली। मैंने कहा कितना, कैसे तुमने बोल दिया हाँ मैं तुम्हारी सहेली? खैर विशाल हंसने लगे। इनको गुरुजी को समझना एक तुच्छ, हमारे जैसे तुच्छ लोगों के लिए हम बहुत ऊपर थे गुरुजी हमारे से। हमारी समझ में ही इतनी हमारी समझ ही नहीं थी कि हम गुरुजी को समझ सके। खैर ऐसे वक्त बीतता गया, विशाल मुझे गुरुजी के यहाँ लेके जाते थे, और बड़े हम खुश होके बैठते थे। कई बार बैठे बैठे गुरुजी के मंदिर में ऐसे रोना आने लगता था बिना किसी कारण के। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं क्या चीज आपको परेशान कर रही है, और घंटों घंटों गुरुजी के यहाँ बैठ के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मैं रोया करती थी बिना किसी कारण के। गुरुजी ने हमेशा बहुत प्यार से हंस के आशीर्वाद दे के हमेशा आने दिया, लंगर कराया। कभी कह देते थे 12 बजे कि जाओ ये गोल लौकी लेके आओ, और हम लोग 2-2 3-3 घंटे दिल्ली में घूमते रहते थे, और हमें कभी गोल लौकी नहीं मिलती थी। और बड़ा अचंभा होता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी मामूली सी सब्जी नहीं मिल रही। और जब हम आते थे 2 बजे सुबह, कभी वापस आते थे आजादपुर मंडी ढूंढ के, और कहाँ कहाँ ढूंढ के, गुरुजी लौकी नहीं मिली। चल कोई नहीं, घूम फिरते आए। तो बड़ा अजीब लगता था कि गुरुजी आप हमें 4 घंटे से पूरा शहर घुमा दिया आपने, आप बोल रहे हो घूम फिर आए। खैर पता नहीं क्या कष्ट काटते थे गुरुजी हम हमारे। फिर हम बैठ जाते थे गुरुजी की संगत में, लंगर खाते थे। ऐसे कुछ दिन चलता गया। फिर गुरुजी ने मेरे को और मेरी मदर को कहा कि आप लोग दिल्ली आ जाओ। हम बॉम्बे से आके विजिट करा करते थे, तो हमसे कहा दिल्ली आ जाओ। हम दिल्ली आ गए, हमारा घर था जीके में, हम वहां रहने लगे। एक दिन हमारे घर के नीचे से हमारी गाड़ी चोरी हो गई। बड़ा अजीब लगा, गुरुजी के पास गए। हमने कहा गुरुजी रात को आना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो हमारी तो कार चोरी हो गई।
गुरुजी ने हमारी बात ही नहीं सुनी, हमारी तरफ देखा भी नहीं, दूसरी तरफ देखने लगे। हमको विशाल ने इशारा किया कि चुप हो जाओ, कुछ नहीं बोलने की कोई जरूरत। हम लोग उठ गए। अगले थोड़े दिन बाद गुरुजी के पास हम फिर गए। गुरुजी गाड़ी चोरी हो गई तो अब गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो मेरी मदर को कहते गोरी चिट्टी नहीं अपने वर्गी। तो हम लोगों ने जाके अगले दिन व्हाइट कलर की गाड़ी खरीद ली और हम लोग गाड़ी को यूज करने लगे। थोड़े दिन बाद हमें, करीब इस बात को 4 महीने हो गए थे, 4 महीने बाद फोन आया पुलिस स्टेशन से कि आप कुछ गाड़ियां चोरी की मिली हैं, आप आके देख लीजिए। तो फादर साहब ने बॉम्बे से फोन करके, कोई जरूरत नहीं पुलिस स्टेशन जाने की, मैं आऊंगा अगले हफ्ते, देखेंगे। खैर जब हमारे फादर साहब आए तो हम लोग को उम्मीद तो नहीं थी, बट हम ऐसे ही चले गए देखने के लिए। जब हम वहां गए तो हमारी गाड़ी थी वहां पे, एंड जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट करी, उसमें सारे में ओम 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 की बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई और किसी ने उसको जैसे टैक्सी बना दिया। खैर हमें बड़ी हंसी आई, हमने ओम देखा, सारे में मुस्कुराए, गाड़ी लेके घर आ गए। कुछ दिन बीते, करीब साल हो गया हमें दिल्ली। तो गुरुजी मेरी मदर को बोलते, कैप्टन बड़ा चंगा बंदा है, उन्हें तेरी बड़ी सेवा की थी है, हुन तेरा टाइम है, जा बॉम्बे जा। बड़ी अजीब लगी बात। ठीक है जी, हम लोग भी चले गए वापस। थोड़े महीने 2 महीने बाद वापस चले गए हम लोग बॉम्बे। मेरी और विशाल की कोर्टशिप चल रही थी। मेरे पेरेंट्स को विशाल बहुत पसंद थे, लेकिन क्योंकि इनकी सिस्टर की शादी नहीं हो पा रही थी, इसलिए हम भी रुके हुए थे। फिर एक दिन विशाल जी जाते हैं गुरुजी के पास और कहते हैं, गुरुजी शादी करनी है। बोलते तू की करना ब्याह करा के। विशाल ने कहा नहीं गुरुजी, तुसी क्या सी ब्याह करा ले, ब्याह करा ले, तुसी कहने हो ब्याह करा ले। गुरुजी कहते चल जा 23 अप्रैल। तो एक सांस में गुरुजी ने 23 अप्रैल डेट दे दी मेरी मदर को और विशाल को। इन लोगों का फोन आया मुझे कि आशमा ऐसे ऐसे 23 अप्रैल डेट आ गई है गुरुजी की। मैंने कहा ऐसे कैसे, इतनी गर्मी में, हम लोग तो नॉर्थ आते ही नहीं गर्मी में, तो 23 अप्रैल तो बहुत गर्मी होगी। अगले दिन सुबह की फ्लाइट से मैं दिल्ली पहुंची, गुरुजी के मंदिर कि मैं जाऊंगी गुरुजी से, मैं कहूंगी गुरुजी ये क्या डेट निकाली आप। जब मैं पहुंची गुरुजी के पास, उसके पहले मनकट आंटी बैठे हुए थे साइड पे। मुबारका मुबारका सब लोग कहने लगे। मैंने कहा मुबारका गुरुजी ने कितनी खराब डेट निकाली है, इतनी गर्मी में कौन शादियां करता है, हम तो नॉर्थ भी नहीं आते इतनी शादी में। तो सब बोलते बेटे ये तो डेट ही बहुत अच्छी है। मैंने कहा कैसे। बोलते 23 अप्रैल 2005, 2 3 4 5। तो जो सोच से मैं आई थी, लड़ूंगी झगड़ूंगी कहूंगी ये क्या डेट निकाली गुरुजी, इतनी गर्मी में शादी आप करवा रहे हैं माई। तो उसका जवाब तो गुरुजी के दरवाजे पे ही मिल गया। खैर चुपचाप लंगर करा, विशाल ने भी कहा देख लिया जवाब मिल गया। अरे गुरुजी ने बहुत खुशी से बहुत अच्छी डेट दी। उसके बाद हमारी शादी जब हुई तो गुरुजी को विशाल जी ने जाके कार्ड्स रख दिए उनके चरणों में। गुरुजी को जो ठीक लगा उनने उन सब लोगों को शादी के कार्ड दे दिए। ये वही लोग थे, वही फैमिलीज थी जो 6 महीने पहले विशाल की सिस्टर की शादी में देहरादून आई थी। और वही फैमिलीज को गुरुजी ने पता नहीं किस कारण से हमारी शादी में भी भेजा। हमारी शादी की डेट करीब आई, बड़ा घबराहट थी कि इस मौसम में कैसे शादी होगी। 23 अप्रैल जब हमारी शादी हुई तो इतनी ठंड थी कि लोग सूट्स शॉल्स ये सब पहन के शादी में आए थे। उसके बाद हमारा रिसेप्शन हुआ, उस पे भी खूब ठंड थी। तो गुरुजी आपके इतनी छोटी छोटी बातों पे भी आपको माँ बाप की तरह, भगवान, मतलब क्या नाम दूं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि गुरुजी मेरे भगवान हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे गाइड हैं, मेरे फ्रेंड हैं। ये कोई शब्द नहीं है, कोई एक शब्द नहीं है मेरे लिए इस रिश्ते के लिए कि मैंने क्या कहूं। बट आई थिंक ही इज प्रोबेबली माई बेस्टेस्ट फ्रेंड।
वक्त बीता, गुरुजी, हमारी अप्रैल में शादी हुई थी और जुलाई में गुरुजी के बर्थडे पे हम लोग जलंधर से चले। मैं और विशाल अमेरिका मूव करना चाह रहे थे। हमने काफी बिजनेस, क्या खरीदना है, बिजनेस क्या प्लानिंग करनी है, पार्टनर्स के साथ बात, ये वो सब कुछ हमारा फाइनलाइज हो गया था, वीजास आ गए थे। हम लोग गुरुजी के मंदिर गए जलंधर से एंड जैसे ही हम गुरुजी के मंदिर पहुंचे, गुरुजी के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए झुके, तो मेरे को तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, मेरी तरफ देखा भी। मेरे पीछे विशाल थे, कहते काते आया है। विशाल ने कहा गड्डी थे आए गुरुजी, जे तू मेरा काम करेगा तेनू मुंडा हो। विशाल, आई वॉज शॉक्ड एंड विशाल वॉज वेरी हैप्पी। विशाल को गुरुजी ने कहा ए पिंडों किशोरी दी चिंगड़ पुंगड़ आई है, तू इन्हां नू चंडीगढ़ छड्डना है ते हुणे ही जाना है। विशाल ड्राइव करके जलंधर से आए थे और गुरुजी ने कहा उसी समय चंडीगढ़ जाओ। उस टाइम पे 8-9 घंटे आना। एनीवेज, गुरुजी का आदेश, विशाल ने जिन जिन को लेके जाना तो विशाल लेके चंडीगढ़ चले गए। उसके बाद within the next 9 months, within the next 9 months we had our son. हमारा बेटा हुआ। जब मेरे बेटा होने वाला था उससे पहले मेरे फादर को कैंसर हो गया, स्टेज 4 माउथ कैंसर, एंड ही वाज अ पायलट। मेरी शादी के बाद भी ही वाज फ्लाइंग फॉर एयर इंडिया। तो जब कैंसर हुआ तो उनकी फ्लाइंग रुक गई। फादर बहुत बीमार थे, बहुत ज्यादा बीमार थे। मैं बॉम्बे चली गई अपने पेरेंट्स के बाद, 4-5 महीने उनके पास रही, उनको लुक आफ्टर करने के लिए। गुरुजी से फोन करके इधर उधर फ्रेंड्स को कहते थे गुरुजी को कहना ऐसे ऐसे, बट सब कहते थे कि हिम्मत नहीं होती गुरुजी से क्या कहें। वो तो किशोरी अंकल कहते थे गुरुजी से प्लीज बोलिए किशोरी अंकल, पापा बहुत बीमार हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं। तो वो कहते थे आशिमा गुरुजी नु कहन दी लोड़ नहीं है। तो मैं बड़ी मायूस होती थी। मैंने कहा देखो किशोरी अंकल मेरा मैसेज नहीं पहुंचा रहे गुरुजी तक। लेकिन किशोरी अंकल गुरुजी को समझते थे, हम ना समझते। जब गुरुजी के पास मेरा बेटा हुआ अप्रैल में 2006 में, तो गुरुजी के चरण, ये 21 दिन का जब हुआ, हम लेके उसको गुरुजी के चरणों में गए। गुरुजी के चरणों में जाके हमने देव को रख दिया और मैं बहुत दूर खड़ी थी, एम्पायर स्टेट में दरवाजे के पास में खड़ी थी, गुरुजी अपने आसन पे बैठे हुए। जब मैं गई तो गुरुजी को देख के एकदम से मुझे रोना आने लगा। जैसे आप अपने माँ बाप को देखते हो बहुत वक्त बाद, आपको रोना आता है, और बड़े कष्ट देख के आ रहे थे। माता पिता की कष्ट परेशानी देख के बहुत दुख होता है, तो मन बहुत भारी था। एनीवेज, हम पहुंचे और गुरुजी मुझे देख के, क्योंकि मैं उनके पास नहीं गई, मैं बहुत दूर खड़ी थी, और वहीं से मैंने माथा टेका और वहीं खड़ी रही मैं। विशाल इसको बच्चे को लेके गुरुजी के चरणों में रखा देव को। विशाल की तरफ गुरुजी ने नहीं देखा, मेरे माँ की तरफ नहीं देखा, मैं इतनी दूर खड़ी थी, मेरी तरफ जोर की चिल्ला के बोले रोनी क्यों है, तेनू मुंडा देता, तेरा व्याह कराता, तेरे प्यो नु ठीक करता, तेरी भैन नु ठीक करता, होर की चाहिदा है तेनू। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरुजी की तरफ आंखें उठा के देख सकूं। मेरे आंखें नीचे रही और मेरे आंसू बहते गए, बट मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं गुरु, कभी हिम्मत नहीं थी, आज भी हिम्मत नहीं है गुरुजी के स्वरूप से भी आंखें मिलाने की, और तब भी कभी हिम्मत नहीं थी गुरुजी की तरफ देखने की। उसी सांस में गुरुजी कहते तेनू होर की चाहिए, जाए खोर न्याणा ले जा। तब मैंने गुरुजी की तरफ देखा ऊपर और मैं हंसने लगी। तो उनका तरीका क्या था, कैसे उनने हमें संभाला,
कैसे मेरे फादर की इतनी स्टेज 4 कैंसर की इतने बुरे हाल में गुरुजी ने उनको आज 15 साल हो गए जिंदा रखा हुआ है। फादर रिकवर करने लगे, सब कुछ ठीक होने लगा। गुरुजी ने हमें चंडीगढ़ मूव करा दिया था। विशाल ने उनसे पूछा था मैं दिल्ली शिफ्ट करूं, उन्होंने कहा था नहीं चंडीगढ़ शिफ्ट करो। गुरुजी की कृपा से बहुत कुछ विशाल अचीव्ड अ लॉट, ही वर्कड वेरी हार्ड एंड वी हैव 2 चिल्ड्रन नाउ, 2 बच्चे हमारे, एक लड़का एक लड़की है। जब हमारी लड़की पैदा हुई तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या नाम रखें। तो हम लोग शिमला गए हुए थे, हमने इसका नाम इनायत रख दिया था। पासपोर्ट्स पे सब हर डॉक्यूमेंट पे इनायत नाम था और हम लोग उस पे ट्रैवल भी कर चुके थे उस पासपोर्ट पे। उसके बाद हमारी बिटिया शायद 1-1.5 साल की थी एंड वी आई समहाउ आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द नेम इनायत। मुझे कुछ खुशी अजीब सा लगता था, उसको इनायत में बोलती भी नहीं थी। तो हम लोग बार बार सोचते थे क्या नाम रखे, क्या नाम सोचे, अब तो सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है, अब क्या नाम बदलना। तो हम लोग शिमला गए हुए थे, मॉल रोड पे वी वर वॉकिंग। तो सामने से सबीना आंटी और उनके हस्बैंड वॉक करके मॉल रोड से उतर रहे थे और हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो हमने एक दूसरे को जय गुरु जी कहा। मैंने कहा मैं आपको 10 साल पहले से जानती हूँ। ऐसे करके हमारी बातचीत शुरू हो गई। सबीना आंटी मुझसे कहती अरे हमारी डॉटर का नाम है गौरी और ऐसे ऐसे हमने अपनी बेटी का नाम, वो सत्संग करने लगी अपने। मुझे लगा कि गुरुजी चाहते थे कि हम अपनी बिटिया का नाम गौरी रखें। विशाल ने और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, हमें समझ में आया कि ये गुरुजी का आदेश है। हमने वापस आके सारे कागज बिटिया के बदले और उसका नाम गौरी रखा। इसके बाद चीजें जिंदगी चलती रही। गुरुजी ने हर हर तरफ हर समय हमें संभाला और हमें रास्ता दिखाते रहे। कुछ साल बीते, मेरे फादर साहब जो जिनको पहले कैंसर हुआ था वो मेरे घर आए हुए थे चंडीगढ़। वो मेरे घर से निकले और मुझे कभी ऐसे माँ बाप, इतने साल हो गए कभी माँ बाप के घर से जाने से अब कोई बहुत घबराहट, बहुत तकलीफ होती नहीं थी। लेकिन पिछले साल जब वो गए तो मुझे कुछ ऐसी परेशानी हुई, मैं अपने घर के पोर्च में बाहर बैठ के करीब आधा घंटा रोती रही, जैसे मन बहुत परेशान, बहुत दुखी था। उसके बाद आके मैं सो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, उठेंगे, माँ बाप के कई बार जाने में मन मायूस होता है। करीब 10 बजे मेरे मदर का फोन आता है कि आशुमा पापा को कुछ हो गया है और वो जोर जोर की चिल्ला रही थी गुरुजी कुछ करिए, गुरुजी कुछ करिए। My father had a stroke while driving near Sonipat and एकदम से मेरे मदर जब चिल्लाने लगे तो सामने एक गाड़ी आई और मेरे फादर की स्लो मूविंग कार वेंट एंड हिट इनटू दैट कार। नहीं तो ये लोग बहुत बुरी तरह हर्ट होते। एनीवेज ही हैड अ स्ट्रोक, उनका ट्रीटमेंट हुआ, जो उसका आफ्टर इफेक्ट था वो तो रह गया, बट ही सर्वाइव्ड। उसके कुछ दिन बाद मदर को हार्ट अटैक हुआ, साइलेंट हार्ट अटैक, वी डिड नॉट गेट टू नो। फिर भी गुरुजी की कृपा से टाइमली वी कुड रीच हर टू बॉम्बे एंड वी गॉट हर ट्रीटेड। मेरी सिस्टर को माइल्ड स्किज़ोफ्रेनिया था। करीब 15 साल से, जब से हम गुरुजी के चरणों में जुड़े हैं, माय सिस्टर इज मच बेटर and she's able to manage on her own now. फादर मेरे कैंसर पेशेंट हैं, सिस्टर बीमार है, मदर हार्ट पेशेंट हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं गुरु जी की ऐसी हम पे कृपा है
कि हर चीज जो हम सोचते हैं कि हम इस परेशानी में हैं या इस तकलीफ में हैं, आज गुरुजी के इतने साल चोला छोड़ने के बाद भी कभी ये घबराहट नहीं होती कि ही इज नॉट देयर, ही इज ऑलवेज देयर, ही इज गाइडिंग अस, ही इज हेल्पिंग अस, ही इज सेविंग अस। बहुत बार कोई चीज होती है जहां हम कोई दुविधा में पड़े होते हैं, हम सोचते हैं गुरुजी ये काम आप क्यों नहीं करा रहे हो, ये हमारा काम सीधा क्यों नहीं पड़ रहा। बट हम ये नहीं समझते कि गुरुजी हमको किस तकलीफ, किस परेशानी, किस मुसीबत से निकाल रहे हैं। So what we need to do is we need to believe that he is taking the right decisions for us. हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब तक हमारे हिसाब से काम हो रहा होता है हम बोलते हैं गुरुजी हमारे साथ है। जब हमारे मन की चीज नहीं हो रही होती हम सोचते हैं गुरुजी हमारा ध्यान ही नहीं दे रहे। बहुत वक्त तक लोग अपने सत्संग में कहा करते थे आज मुझे गुरुजी की खुशबू आई, कोई कहता था आज गुरुजी मुझे ओम दिखाई दिया, आज मुझे मोर दिखाई दिया। आज मैंने कहा मुझे क्यों नहीं गुरुजी दिखाई दिए, मुझे गुरुजी की खुशबू क्यों नहीं आई। आई हैड स्टार्टिंग क्वेश्चनिंग माई फेथ। फिर मैंने अपने आप को समझाया मैं तो गुरुजी की फेवरेट चाइल्ड हूँ। गुरुजी ने अपने चरणों में बिठाया, बहुत बड़ी कृपा। गुरुजी ने अपने हाथ से लंगर दिया, बहुत बड़ी कृपा। गुरुजी ने इस लायक समझा कि उनके मंदिर में हम आ सके, बहुत बड़ी कृपा। गुरुजी ने इतने 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 आशीर्वाद दिए, इतनी जिंदगी सुखदायक। आज हम लोगों के घरों में सुख शांति है, बीमारी आती है चली जाती है। इतनी बड़ी बीमारी लोगों के घरों में आ रही है, मेरे घर में भी है, बट गुरुजी ने हमको उस मुसीबत से बचा लिया। एक वक्त था मैं ये लोगों की बातें सुन के मैं सोचने लगी थी कि मेरी गुरुजी या तो मुझसे प्यार नहीं करते या गुरुजी और लोगों की भक्ति बहुत अच्छी है जो गुरुजी उनको दर्शन देते हैं। बड़े दिन मेरे मन में ये ख्याल रहा और एक दिन विशाल रात को 12-1 बजे कहीं से वापस आए, काफी देर, और मैं दरवाजा खोल के वापस आई तो मैंने विशाल से कहा, मैंने कहा तुम कहाँ से आ रहे हो, इतनी गुलाब की खुशबू कहाँ से आ रही है। गुलाब की खुशबू पूरी रात हमारे साथ रही और अगले दिन सुबह गायब हो गई। तो जो लोग कहते हैं, जिस पे मैं भी शंका करती थी कि क्या कहानियां बनाते हैं लोग, जस्ट टू शो दैट आवर गॉड इज ब्लेसिंग देम, मैंने कहा ये बातें करते हैं, देखो इन बातों में कोई मतलब नहीं है। बट मतलब है, क्योंकि गुरुजी ने उसका जवाब मुझे दिया कि मैं हूं और जब मुझे अपनी सच्ची आस्था से पुकारोगे तो मैं आऊंगा और मैं अपनी प्रेजेंस दिखाऊंगा। तो गुरुजी तो हैं। कभी किसी के मन में शंका आए, कभी घबराहट हो, तो आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहें, गुरुजी अपने बच्चों के साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। गुरुजी की इतनी इंस्टेंसेस हैं कि कई बार सोचती हूँ गुरुजी का, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो हम लोग चंडीगढ़ से बहुत लोग जा रहे थे। हमने भी सोचा हम भी जाएंगे, हम डुगरी के लिए निकले। जब हम डुगरी के लिए निकले, विशाल जी बहुत ही अच्छे ड्राइवर हैं, तो हम बच्चों को नहीं लेके गए क्योंकि इट वाज अ वेरी हॉट डे एंड एवरीबडी वाज वेरी ओवरवेल्म्ड। सो मन बहुत दुखी परेशान था। डुगरी जाते में हमारे साथ एक ऐसा हमें लग रहा था कि जैसे कोई चिड़िया बैठी है गाड़ी में, वो चू चू ची 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 सी आवाज, अजीब सी आवाज करती चली जा रही है। हम लोग बार बार गाड़ी को रोकें, पीछे देखें कि क्या है, कभी टायर के नीचे देखें कोई चीज फंस गई है, कुछ ना हो। जैसे ही हम गाड़ी रोके वैसे ही वो आवाज भी रुक जाए, फिर हम आगे चलते थे, फिर हम रुक जाते थे। तो ये चीज हमने 4-5 बार, कई बार हमने करी। विशाल जी ने कभी इतनी खराब गाड़ी शायद ना उस दिन से पहले कभी चलाई थी ना उस दिन के बाद। मुझे लगता है विशाल सोच ही नहीं सकते थे, कोई भी नहीं सोच सकता था कि गुरुजी चोला छोड़ जाएंगे और हम सब
ऐसे डिसहार्टेंड और मायूस और बिल्कुल अनाथ जैसी फीलिंग हम लोगों को उस समय आ रही थी कि सभी बौखलाए हुए थे, हम ही क्या सभी परेशान थे। तो विशाल इतनी खराब गाड़ी चला रहे थे उस दिन, और मुझे लगता है गुरुजी बार बार इनको रोक रहे थे, बार बार रोक रहे थे। और जैसे ही हम डुगरी मंदिर पहुंचे हैं तो हमने सामने बहुत सारे पेड़ पे मोर देखे बैठे हुए। वो संगत थी आसपास। मैंने कहा आज तो हम बहुत रुकते रुकते आए हैं, बहुत परेशान होते होते आए हैं। तो संगत जो सामने खड़ी थी बोलते आपको क्या पता आपकी कौन सी परेशानी काट, कौन सी विपदा काट दी गुरुजी ने, कौन सी संकट में आप आने वाले थे जो आपके कट गया। हमें भी यही लगा, हो सकता है समझ में आई कि आज तक जो चीज, और उसके बाद ना वो आवाज आई, हम वापस चंडीगढ़ आए, कोई आवाज नहीं हुई। समझ में आया गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद। हम अश्विनी शर्मा जी हैं मोहाली में, फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे सज्जन आदमी हैं, भले गुरुजी के जैसे गुरुजी के भक्त होने चाहिए। बहुत मैं कहूंगी बड़ी अच्छी भक्ति है उनकी। तो अश्विनी जी एक दिन बैठे थे हमारे घर और ऐसी बात नहीं, गुरुजी का सत्संग करना चाहिए हम लोगों को। तो उनने विशाल जी से ये बात शेयर करी कि विशाल बे तुसी सत्संग करो, जे कुछ करना चाहते हो तुसी गुरु जी का वधिया जिहा सत्संग करो। गुरु जी ने तब चोला छोड़ा ही हुआ था। हम लोग भी बड़े, वी ऑल नीडेड सम काइंड ऑफ अ रीअश्योरेंस। हम लोगों ने सोचा हम सत्संग करते हैं। हम लोगों ने सोचा था 50-100 लोग, है ना, आइडिया नहीं था। एक बार हमने सत्संग किया तो 250 लोग, फिर 500, फिर 750। इतनी भीड़ हो जाती थी कि हम लोगों को ऐसा होता है जैसे साक्षात गुरु जी आके अपनी संगत को इकट्ठा करके लंगर खिला रहे हैं, जैसे हम मंदिर में बैठ के खाते थे। बहुत कृपा गुरु जी की। मेरे हस्बैंड विशाल जी बहुत कम बात करने वाले, गंभीर पर्सनालिटी वाले आदमी है, बट हिज कनेक्शन टू गुरु जी इज वेरी यूनिक। मुझे कई बार लगता है कि मेरे से ज्यादा मोहब्बत गुरुजी विशाल को करते थे, और विशाल का भी प्यार गुरुजी के साथ बहुत ही यूनिक है। लॉकडाउन के टाइम गुरुजी की एक संगत हुआ करती थी, मैं नाम नहीं लूंगी, जो गुरुजी के बहुत ज्यादा करीब थे, और उनकी भक्ति का, सेवा का कोई हम लोग सब मूल नहीं लगा सकते। कई बार लोग बोलते हैं इतने का लंगर, इसने लंगर कराया, उसने लंगर कराया। हम लोग एक दिन लंगर करा के घर बैठ जाते हैं थक के। जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ उनकी भक्ति सालों साल की थी, 10, 15, 18। उनने अपनी जिंदगी के इतने इतने साल गुरुजी के चरणों में दिए, और उनका परिवार परेशानी में था। गुरुजी, हमारी सुनी कही बातें कि गुरुजी ने उनके परिवार के पास किसी संगत को भेजा कि जाओ, और ये वो लोग आए, वो बोलते हमें आपके परिवार के लिए ये काम करना है। तो ये भले मानुस ये कहते भाई मैं तो आपसे सेवा ले नहीं सकता। वो बोलते आपको तो लेनी पड़ेगी। तो ऐसी भी संगत है जो गुरुजी की भक्ति में जो लोग लीन रह चुके हैं उनको एक्नॉलेज करते हैं। जो पुरानी संगत है, जो गुरुजी के चरणों में, गुरुजी की सेवा में रही है, उनको भी एक्नॉलेज करना, गुरुजी को एक्नॉलेज करना है। हम लोग उस गिनती में नहीं आते। हमें तो गुरुजी ने ब्लेस किया, हमको इस लायक समझा कि वो हम उनके गुरुजी के मंदिर में बैठ सकें, हमारे लिए यही बहुत है। लेकिन जिन लोगों ने सेवा की बिना किसी मोह के, बिना किसी लालच के, उनको भूल जाना हमारे लिए गलत होगा।
तो लॉकडाउन में विशाल जी ने कुछ ऐसे लोगों को ही गॉट इन टच विद देम एंड ही फेल्ड, ही सेज गुरुजी कह रहे हैं कि मेरा ये भक्त कष्ट में है, दिक्कत में है। तो गुरुजी अपने प्यारे लोगों को कहीं नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते, एक एक का इंतजाम कर रहे हैं, एक एक की तकलीफ मिटा रहे हैं। तो कभी आपके मन में शंका आए, मेरे मन में बड़ी बार शंका आई, जिसने गुरुजी को फ्लैश एंड ब्लड में देखा है, जिसकी जिंदगी पे इतनी इतनी कृपाएं हैं गुरुजी की, मेरे भी मन में बहुत बार शंका आएंगी। मैं नहीं कहूंगी कि मेरी भक्ति बहुत ऊंची है, भक्ति गुरुजी की भक्ति में तो लीन होना एक प्रोसेस है। टू रीच दैट लेवल ऑफ भक्ति हमें बहुत बहुत वक्त लगेगा, और गुरुजी को समझने में भी। कई बार हम लोग गुरुजी के सत्संग में बैठे होते थे, हिम्मत तो होती नहीं थी गुरुजी को देखने की, लेकिन कभी आंख उठा के देखते थे तो गुरुजी आपकी तरफ देख रहे होते थे। हमें लगता था ये तो हमारे गुरुजी हमारे पर्सनल हैं, ये तो मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं इनसे बात कर रही हूँ और ये मेरी तरफ देख के जवाब, उस बात का जवाब दे रहे हैं या मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं। और संगत में बैठे हर आदमी को ऐसा लगता था। सो पीपल टॉक अबाउट मोनालिसा's पेंटिंग की भाई आप पेंटिंग देखते हो तो आपको लगता है कि आपकी तरफ देख रही है गुरुजी साक्षात। अगर वहां 100 लोग बैठे होते थे 100 के 100 को लगता था गुरुजी हमारी तरफ देख रहे हैं। कई बार गुरुजी के सत्संग में बैठ के जब गुरुजी अपने कमरे से निकलते थे, मैं बड़ी कोशिश करती थी कि देखूं गुरुजी चल नहीं रहे हैं, गुरुजी तो उड़ रहे हैं। बड़ी बार मैं झुक झुक के देखने की कोशिश करती थी कि ये कैसे चल रही है, तो चल तो रही नहीं है। बट गुरुजी स्माइल करते थे क्योंकि उनको पता था कि हम जो लॉजिकल थिंकिंग वाले लोग हैं, हम ये उनको भी हम जज करने की कोशिश कर रहे हैं। या जब गुरुजी प्रसाद पी रहे होते थे तो मेरा मन करता मैं देखूं गुरुजी क्या पी रहे हैं, थोड़ा सा बच जाए तो हम ले ले। एक बार गुरुजी के चरणों में मैं बैठी हुई थी, मेनका गांधी आंटी बैठी थी और तब एयर इंडिया पायलट्स की और इनकी बड़ी वो चल रही थी, स्ट्राइक चल रही थी एंड बहुत फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी एंड मेनका जी बहुत नाराज थी कि देखिए ये कैसे हो रहा है, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये लोग वैसे क्यों कर रहे हैं, इनको इतना इतना पैसा मिलता है और उसके बावजूद इनकी इतनी डिमांड्स हैं, 5 स्टार होटल में। बहुत नाराज थी, उनका नाराज होना शायद जायज था, लेकिन क्योंकि मेरे फादर पायलट थे, मैं उनकी बातें सुन सुन के बहुत अंदर ही अंदर मेरे को बड़ी परेशानी हो रही थी और मैं अंदर ही अंदर उन सब बातों का जो मेनका जी कह रही थी उनका अंदर ही अंदर जवाब दिए जा रही थी अपने मन के। और गुरुजी एक तरफ वो बैठी थी, एक तरफ मैं गुरुजी के पैर दबा रही थी, तो मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। गुरुजी मेरी तरफ देख के कहते जवाब दे नू। अच्छा मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हाँ जी नहीं जवाब दे नू। मुझे लगा मैंने जवाब दिया तो इनने तो मुझे बाहर निकलते ही पिटवा देना है। इतनी मैं डरूं कि मैं इनको जवाब कैसे दे सकती हूँ, लेकिन जब परमात्मा आपको खुद कह रहा है जवाब दो, आपको शय मिल रही है। मैंने कहा मैम माय सिंसियर अपॉलॉजीज, आई एम अ पायलट्स डॉटर। I said every birthday that my father was in India, we could never celebrate with him because if he had a 2 o'clock morning flight, हमारे घर में तो शोर शराबा 10 बजे बंद हो जाता था, क्योंकि पार्टी आप कर नहीं सकते। फादर साहब को अगर 400 पैसेंजर लेके जाना है, he would say my passenger safety is most important। मैंने कहा दिवाली होली हमने कभी नहीं देखी अपने फादर के साथ, न्यू ईयर्स हमने नहीं देखा। अगर उनकी फ्लाइट होती है तो 12 घंटे पहले वो सोने की कोशिश करते हैं, आने के बाद 4 घंटे 5 घंटे उल्टे सीधे टाइम फ्लाइट आती है, उल्टे सीधे टाइम वो सोते हैं। तो हमारे घर में तो हर समय कर्फ्यू लगा रहता है। मैंने कहा आप खाने पीने की बात कर रही हैं कि बहुत अच्छा खाना पीना मिलता है, मैंने कहा उन बेचारों को तो दिन में कई बार 2-2 ब्रेकफास्ट करने पड़ते हैं, 2-2 डिनर्स करने पड़ते हैं। मैं बहस करती गई मेनका जी से, और मुझे पता नहीं कहां से हिम्मत आई थी कि मैंने उनके हर सवाल का उनको जवाब दिया, प्रेम से दिया, आदर से दिया, लेकिन हर चीज का जवाब दिया जो जो चीजें वो कह रही थी गुरुजी के चरणों में। अच्छा जी कह तो दिया, उसके बाद बड़ी घबराहट हुई
कि मैंने ये मिनिस्टर हैं, मैंने इनके सामने ये क्या बातें बोलती चली गई हूँ मैं। एनीवेज शी इज अ वेरी ग्रेसफुल लेडी। उनने मेरी हर बात को बड़े ध्यान से सुना। गुरुजी हंसते चले जा रहे थे, हंसते चले। गुरुजी को बड़ा मजा आ रहा था बहस सुन के। मैं बहस करती चली जा रही थी, गुरुजी बहस करवाते चले जा रहे थे। 10-15 मिनट बाद जब मेरे को शांति मिली तो गुरुजी मेनका जी को बोलते, हुंडास। तो गुरुजी को ये याद था कि ये बैठी है, ये चरणों में बैठी है, इसके फादर पायलट है, ये जवाब देगी। ये कोई ऑर्डिनरी जो गुरुजी से नहीं मिले, मैं कहूंगी आपकी शायद आस्था हमसे भी अच्छी है, क्योंकि आप बिना मिले आपको गुरुजी ने अपने चरणों के साथ जोड़ दिया है। हम मिले, हमने बड़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग करी कि गुरुजी क्या चीज है, हमारी समझ से बहुत ऊपर थे, फिर भी हमने क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की कोशिश करी और हमें हर चीज पे साथ के साथ जवाब मिलते चले गए कि हम कितने मूर्ख हैं, कि हम उसी मोह माया में, हम उसी ईगो में, हम उसी दुनिया की लेन देन, ऊंच नीच, इन चीजों में पड़े हुए हैं। और जो एक गुरु है हमारा, एक परमात्मा है, ये उनको छोटी छोटी चीजें ही पता है। वो आपके ईगो को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो आपके ईगो को भी जवाब दे रहे हैं, आपके अहम को दे रहे हैं, अहम को खत्म करने को दे रहे हैं। मैं एक बार बड़ी हिम्मत करके गुरुजी के पास गई। मैंने कहा, गुरुजी, बहुत ज्यादा हिम्मत हम करते नहीं थे, लेकिन जब कभी 1-2 बार करी, गुरुजी ने मेरी बात को बहुत ज्यादा, मुझे लगता है मेरे को बहुत इज्जत दी। मैंने एक दिन गुरुजी से कहा, मैंने कहा, गुरुजी, विशाल पींदे बहुत ने, मेरे लिए वो बहुत था रोज पीना। इवन इफ अ मैन इज हैविंग 2 ड्रिंक्स, फॉर मी इट वाज अ लॉट। खैर, गुरुजी ने बहुत जोर की डांटा। तेनों किन्ने पूछया, पीछे जाके बैठ जा। वो दिन था, आज का दिन है। हम कभी गुरुजी के कभी भी, मतलब जब गुरुजी ने चोला नहीं छोड़ा था तब भी, आज भी विशाल जी हमें कभी आगे नहीं बैठने देते। जब गुरुजी आसन पे बैठे होते थे तब भी विशाल कहते थे, पीछे बैठो। और जो एक दिन हिम्मत करके मैं गुरुजी के चरणों में गई और मैंने कहा, गुरुजी ने कहा, पीछे जाके बैठ जा। और उसके 1-1.5 साल बाद, मतलब इससे बड़ी किसी परिवार पे क्या कृपा होगी कि विशाल जी ने बैठे बिठाए घर में एक दिन, ही जस्ट सेड, मेरा ग्लास हटा दो। वो दिन था और आज का दिन है। We've been married 15 years. Out of that, I think 13.5 years, he has not had alcohol. आज भी इतने साल बाद विशाल के मदर साहब आके मुझसे पूछते हैं, बेटे सच्ची नहीं पींदा? उनके लिए ये अचंबा है कि a man who used to drink and who used to enjoy his drinks completely gave up alcohol. Then Vishal also, he used to smoke. He also gave us smoking the first week after we got married. तो ये चीजें छोड़ना, गुरुजी को पता था कि ये चीजें कितनी किसी के परिवार में कितनी तकलीफ। एंड विशाल को गुरुजी बहुत प्यार करते थे, मुझसे कहीं 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 ज्यादा। विशाल की आस्था गुरुजी में तब भी बहुत यूनिक थी, आई वुड से, क्योंकि विशाल जी ने गुरुजी को बचपन से देखा है। जब किशोरी अंकल की शॉप पे वो जलंधर में आते थे शेव करवाने, विशाल जी उनको बचपन से देख रहे हैं, लेकिन बहुत साल के लिए विशाल वाज नॉट इन टच विद गुरुजी। और जब इतने साल बाद विशाल जी गुरुजी के पास गए थे, गुरुजी ने विशाल को देखते कहा था, जा कुम्या। विशाल जी को समझ में नहीं आया था कुम्या का क्या मतलब है। एंड उसके 1 हफ्ते बाद विशाल की सिस्टर का लंदन से फोन आया कि मेरी कॉन्वोकेशन है अगले हफ्ते, ये कि 3 दिन बाद, तू आ जा। आप समझिए कि आधे दिन में पासपोर्ट बना और गुरुजी की कृपा से आधे ही दिन में वीजा लगा, और ही वाज ऑन द नेक्स्ट फ्लाइट आउट। विशाल नेवर इवन थॉट कि गुरुजी के कुम्या का क्या मतलब था।
फिर वापस आके किशोरी अंकल का बेटा संजय एंड विशाल वेंट टू गुरुजी's मंदिर अगेन। मैं आपको 20 साल पुरानी 25 साल पुरानी बात बता रही हूँ। फिर से गए मिलने गुरुजी को, और जैसे गुरुजी के चरणों में माथा टेका, गुरुजी ऊपर देखे होते, फिर कुमे आया तो भेजा भी उनने, और जब वापस आ गए तो रिसीव भी उनने किया। तो क्या कहेंगे गुरुजी, क्या चीज है। कई बार जब कुछ होता है, कोई इंसिडेंस होता है या कोई गुरुजी अपना प्यार दिखाते हैं, कई बार हंसी आती है, कई बार रोना आता है, कई बार मायूसी होती है कि आप हमें छोड़ गए, हम आपको छू नहीं सकते, हम आपको देख नहीं सकते, बड़ा रोना आता है, बड़ी घबराहट भी होती है। कई बार कोई परेशानी में गिर जाते हैं तो सोचते हैं कि आप होते, हम आपको छू सकते, हम आपके चरणों में बैठ सकते, हम आप गिला शिकवा कर सकते, हम आपसे भीख मांग सकते कि आप हमारे सामने ही रहिएगा। कई बार बड़ी कमी महसूस होती है कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, आप बैठे नहीं हो सामने, आपके हम चरण नहीं पकड़ सकते, आपसे हम कुछ मांग नहीं सकते। दे तो आप हमें रोज ही रहे हो, लेकिन आपको हम छू नहीं पाते। मेरे फादर साहब की आपको बात बताती हूँ कि मेरे फादर साहब महीने भर पहले, जब मैंने जब इनका स्ट्रोक हुआ, साल भर पहले मेरे फादर साहब का स्ट्रोक हुआ है, तो बड़ा मन घबराया कि हमने तो जिंदगी सोची ही नहीं गुरुजी, एक आपको नहीं छू सकते, एक फादर साहब भी नहीं रहेंगे, तो ये तो जिंदगी जीने लायक रहेगी ही नहीं। बहुत मन परेशान था। गुरुजी कह चुके थे 15 साल पहले तेरे प्यो दा कैंसर ठीक करता। कहीं ना कहीं मन में बड़ा विश्वास था कि ये चीज हो नहीं सकती फिर से। मेरे फादर को हर्पीज हो गई, और जब सीटी स्कैन कराया गया, आंखों में हुई थी हर्पीज, फेस पे। जब सीटी स्कैन कराया गया उनका, तो लोकल डॉक्टर्स ने सबने कह दिया कि हिज कैंसर हैज रिटर्न्ड बिहाइंड हिज आई। ऐसे लगा जैसे शायद उससे बुरा मोमेंट मेरी लाइफ का कोई नहीं था। अगली फ्लाइट से बॉम्बे भागे। डॉक्टर सुल्तान प्रधान बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं मेरे फादर साहब, उनके ट्रीटमेंट में 15 साल से हम उनके पास पहुंचे। उनने स्कैन देखा और उनने कहा, बेटे सेवा करो, we've reached the end of the road and we cannot do anything for your father. मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांस रुक गई है और मुझे सांस नहीं आ रही है अब। And I can't breathe and I can't talk and I can't do anything. मेरे अंकल मेरे साथ थे, मेरे चाचा मेरे साथ खड़े थे, और उनकी एक शुगर की मशीन लगी हुई थी तब, and that machine started beeping very fast. His sugar came down to 40. My father is a very, very grand man, a very noble soul, a wonderful father, an amazing employee, an honest human being, a good husband, a very complete man. मतलब आज भी अगर सोचूं कि फादर साहब जब कभी भी जाएंगे तो जिंदगी कैसी होगी, तो सोच के बहुत घबराहट होती है कि हमने तो उनके बिना जीना सीखा ही नहीं। तो गुरुजी की जो बात है मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि तेरे प्यो दफ में कैंसर ठीक करता। खैर डॉक्टर्स ने हमसे कहा आपकी ग्रोथ, फादर के आंख के पीछे ग्रोथ हो गई है, एंड दैट इज व्हाई हिज आईसाइट इज गॉन। भागे बॉम्बे वाले डॉक्टर ने भी कह दिया। बहुत मायूस वापस आए। उनने हमें मॉर्फिन की टैबलेट्स एंड मॉर्फिन खूब सारी दे दी कि आने वाला वक्त बहुत खराब होने वाला है। तो with a very heavy heart, I brought my parents back to Delhi from Bombay. And जब मैं लैंड करी तो
विशाल जी कहते हैं कि आशिमा आई वांट यू टू सी दिस अदर डॉक्टर। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा मैं वहां इतनी परेशान होके आ रही हूँ एंड विशाल जी कह रहे हैं एक और डॉक्टर के पास जाओ, वी विल नीड अ डॉक्टर इन नोएडा। मैंने कहा ठीक है। कबीर रहमानी करके एक डॉक्टर है नोएडा में, कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट, एक्स टाटा, एक्स सुल्तान प्रधान, एक्स प्रिंस अली खान, बहुत अच्छे रिनाउंड हॉस्पिटल्स में काम किया है, हमारे फ्रेंड्स के नोन थे। मैंने कहा चलो उनसे भी मिल लेती हूँ। मैं उनके पास गई, उनने रिपोर्ट्स देखी, बोलते आई हैव टू सी द पेशेंट, आई कैन नॉट से एनीथिंग टिल आई सी द पेशेंट। अब मुझे लग रहा था ये फादर साहब तो जा मतलब बस खत्म है कहानी, मैं कहाँ इनको डॉक्टरों के पास लेके जा रही हूँ। खैर हम फादर साहब को लेके आए। बॉम्बे में मैंने एक डॉक्टर से पूछा था कि इनका पेट स्कैन करा लिया जाए सो वी कैन, है ना, तो उन्होंने मुझसे क्लियरली मना कर दिया कि नहीं जी पेट स्कैन नहीं करना, अब इनको परेशानी मत दीजिए, अब आप बस इनकी सेवा करिए, खत्म बस। 4 से 6 महीने 8 महीने बस ये टाइम दिया था फादर साहब को। ठीक है जी, हम पेट स्कैन के लिए फादर को अगले दिन ले गए। पेट स्कैन हम दे शेड्यूल्ड इट फॉर द नेक्स्ट डे। तब ये जो शाहीन बाग वाली स्टोरी चल रही थी उस समय ये चल रही थी। मैंने कहा मुझे तो गुरुजी के मंदिर जाना है। तो मुझे मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि हमें 8-8 घंटे लग रहे हैं, आप गुरुजी के मंदिर नोएडा से पहुंच ही नहीं सकते किसी हाल में, पूरा दिन लग जाएगा। मैंने कहा दिन लगे रात लगे, मैं कल पेट स्कैन से पहले पहुंच जाऊंगी, मैं निकल रही हूँ। मैंने पानी और कुछ खाना गाड़ी में रख लिया, टैंक फुल करा लिया, मैं चल पड़ी। मेरे रिश्तेदार मेरी मासी कहती मैं भी चलूंगी, तुम्हें अकेले कैसे छोड़े, तो पूरी रात लगने वाली है। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलिए आप भी चलिए। आप यकीन नहीं करेंगे, हम शायद 1.25 घंटे में गुरुजी के मंदिर पहुंच चुके थे, छतरपुर मंदिर। एंड दे वर शॉक्ड, क्योंकि वो तो वहीं रहते हैं। वो कहते हैं हम रोज जाते हैं ऑफिस, 4 घंटे 5 घंटे तो हमें लगते ही हैं। खैर मेरा गुरु मेरे साथ, मैं 1.25 घंटे में गुरु जी के मंदिर। अब गुरु जी के मंदिर जाके मुझे थोड़ा सा ना ये लगता है हमेशा, ये तो नया मंदिर है। जो हमारा पुराना मंदिर था, हमारा गुरु सामने होता था, हम जाके चरणों में बैठ जाते थे। नए लोग, नए रूल्स, थोड़ी सी नई नई सी जगह। तो मैं अंदर जब जा रही थी, मैंने कहा ये मेरा मंदिर है, ये मेरा गुरु है। मैं लाइनों में लग रही हूँ, मैं गुरु तक पहुंच नहीं पा रही हूँ, मैं परेशान हूँ, और मेरा गुरु है कहाँ। बहुत मन उस दिन परेशान था। अब मानिए कोई बहुत ही भले सेवादार, उनने मुझे बुलाया, बोलते ना वो मुझे जानते थे ना कुछ, उनने मुझसे कहा आप आइए आगे बैठ जाइए। गुरु जी के स्वरूप के नीचे चरणों में गुरु जी के मैं बैठी थी। इतनी भीड़ में उस भले मानुस ने मुझे आके आगे बिठा दिया। And I fell at Guruji's feet with my head down and I could not stop crying. ऐसे तुम्हारी दी मुसीबतें मैं सब तुम्ही को देके जा रही हूँ, क्योंकि ये बच्चे भी तुम्हारे, ये मुसीबतें भी तुम्हारी, ये परेशानी भी तुम्हारी, मैं भी तुम्हारी। तो जो करना है करो, और अगर मेरे फादर को बीमारी है तो तुम आज ले जाओ, अपने चरणों में रखो गुरुजी, जो करना है करो, बस तकलीफ नहीं मैं देना चाहती। बहुत ज्यादा परेशान थी मैं। वहां से मैं उठी, मेरे को किसी ने वहां पे उठाया नहीं, कहा नहीं, कुछ नहीं, सबको हटाया जा रहा था, मुझे उनने उठाया नहीं, कहा नहीं कुछ। मैं 10 मिनट अपने बैठ के अपनी गिला शिकवा अरदास प्रार्थना सब कुछ करके वहां से उठी। जब मैं पीछे गई, बड़ी मेरे मन में वो थी, लड़ाई चल रही थी गुरुजी से। मैंने कहा अब मेरे को लंगर भी नहीं मिलेगा, मैं फादर साहब के लिए लंगर भी नहीं ले जा सकती, यहाँ पानी नहीं दे ले सकती मैं, क्योंकि ये सब सुनी हुई बातें थी कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। मैंने कहा ये मेरा मंदिर है, ये मेरा गुरु है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ यहाँ, ये तो मेरा घर है। आप विश्वास मानेंगे, मैं आसपास देख रही हूँ, कोई मेरा जान पहचान का नहीं, मैं कोई पुराना चेहरा नहीं।
जो अंकल को गुरुजी ने मेरी शादी में और मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी में भेजा था, वो सामने साक्षात कुर्सी पे बैठे। मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी खुद उनका रूप लेके मेरे सामने आ गए। मैं बिल्कुल अपना हाथ जोड़ के उनको नमन किया, उनने पहचाना। मैंने कहा मुझे फादर साहब के लिए लंगर लेके जाना है। ही अरेंज्ड फॉर इट, ही गेव मी लंगर। मैंने कहा अंकल किसी को नहीं पहचानती मैं, किसी का चेहरा नहीं दिखाई देता, आपको एकदम से देखा है। He said, गुरु अपरंपार। मैं वहां से निकली, फादर साहब को अगले दिन सुबह पेट स्कैन के लिए ले जाने से, सुबह लेके जाना था, तो रात को मैं जब पहुंची तो मैंने गुरुजी का प्रसाद उनके खाने में मिला के उनको दे दिया, उनको बता के। हम पेट स्कैन के लिए अगले दिन गए, पेट स्कैन हुआ, बहुत परेशान थे, सारा परिवार बहुत परेशान था। पेट स्कैन करा के गुरुजी का सत्संग लंगर कीर्तन में सुनती रही सारे टाइम। उसके बाद हम घर को आ गए। जब हम रास्ते में थे तो डॉक्टर का फोन आया। मैं भी घबरा गई कि आधे मतलब 15-20 मिनट में ही फोन आ गया इनका। तो बोलते आशिमा, आई कैंट सी एनी ट्रेसेस, आई कैन नॉट सी एनी ट्रेसेस ऑफ कैंसर, वेयर इज द कैंसर? आप चमत्कार कहिए, ना समझी डॉक्टरों की कहिए, different people will have different things to, different logics to imply or talk about. But for me, this was my guru's doing. This was my guru's gift to me, was my gift, my guru's gift to my father. इस चीज को 1.25 साल 1.5 साल हो चुका है। डॉक्टर्स ने बॉम्बे में मुझे 4 से 8 महीने दिए थे फादर साहब के लिए। वो जो समय था गुरु फादर साहब का, जो अब समय है, वो बहुत बढ़िया नहीं है, और वो अपने लिए मुक्ति मांगते रहते हैं। शायद गुरुजी ने उनको हमारे लिए रखा हुआ है। गुरुजी ने मेरे फादर साहब को जिंदगी दी। डॉक्टर कबीर रहमानी का फोन आया था, उनने कहा कोई कैंसर नहीं है। अगले दिन फिर उनने बुलाया, उनने कहा आशिमा जी मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा पेट स्कैन्स में। तो ये कौन कर सकता है, ये किसने किया? हम सबको पता है। कुछ दिन बाद किसी का फोन आता है, किसी लेडी का। वो कहती है देखिए ऐसे ऐसे मुझे डॉक्टर ने कह दिया है कि मेरे को ये करवाना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा। मैंने कहा देखिए गुरुजी के मंदिर जाइए, प्रार्थना करिए, और ये डॉक्टर कबीर रहमानी है, इनके पास चली जाइए, आप नोएडा में रहती हैं। वो कहती मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर कबीर रहमानी कोई, गुरुजी ने कोई दूत ढूंढ लिया है अपना, जो लोगों को बड़गलाएगा नहीं। इतने पेशेंट्स उनके पास जा चुके हैं, इतने लोग गुरुजी के थ्रू, कह लीजिए गुरुजी का कनेक्शन बनते हुए। There are so many doctors in Delhi who are doing wonderful job, who are connected to Guruji. Dr. Rahmani may not be connected to Guruji, but he is my via media. वो एक एक जरिया बने, जिनने हमें बहुत भरोसा, बहुत, and I told Rahmani about Guruji, and he says I'm so happy to being from a different culture, being from a different way. He was extremely receptive. He says thanks to Guru, thanks to your Guruji Ashima. गुरुजी की कृपाएं कहां कहां जिंदगी में, छोटे बड़े। अभी हम किसी फैमिली प्रॉब्लम में थे, विशाल की फैमिली मेंबर की वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, एंड विशाल
as the eldest in the family, उनकी it was his responsibility to ensure that everything happens in the correct manner. तो विशाल रोज जलंधर जाते थे, वापस आते थे, जाते थे, आते थे। तो मुझे बड़ा परेशानी होती थी कि ये ऐसा माहौल चल रहा है और इसमें इतनी इनकी ट्रैवलिंग है, रोज जाना आना। तो किसी बड़े गलत लोगों ने विशाल को, कोई बहुत गलत लोग बीच में आए कि ये विशाल जी क्यों हेल्प कर रहे हैं, इनको बोलो ये हेल्प ना करे। वो लोग बहुत बुरे थे। एंड एवरी वेरी सेकेंड डे विशाल को कोरोना होता है और ये घर बैठ जाते हैं 15 दिन के लिए। तो मैं, सब ये बोल रहे थे कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। मैंने कहा देखिए बीमारी तो किसी को भी आ सकती है, बट गुरुजी ने किसी कारण से विशाल जी को घर बिठा दिया। काम इनने सारे फर्ज अपने निभाने हैं, सारे कार्य करने हैं, लेकिन ये गुरु की इच्छा थी कि ये किसी संकट में ना पड़े। तो हाउ ही इज प्रोटेक्टिंग यू, how he's ensuring you that you are safe, and also making sure that you fulfill your duties to the best ability, to your best ability. गुरुजी ने हमारे लिए जो किया, जो एक हमारे मन में एक विश्वास डाल दिया कि मैं हूं तुम्हारे लिए, वो इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है हम लोगों को कि हमें कोई परेशानी आती है तो हम कहते हैं अरे गुरुजी है ना, बैठे हैं ना, देख लेंगे अपने आप। गुरुजी, मैं ये कह रही थी कि मेरा बेटा जो गुरुजी का गिफ्ट है, वो बहुत चंचल मन का है। तो कई बार बड़ा गुस्सा आता है, जैसे हम सबको बच्चों पे गुस्सा आता है तो हम कह देते हैं, डांट देते हैं, फटकार देते हैं। तो मेरे बच्चे पलट के बोलते हैं वी आर गुरुजी's गिफ्ट्स, यू डोंट टॉक टू अस लाइक दैट मॉम। आप हमें डांट नहीं सकते, आप हमें इतना कुछ नहीं कह सकते। वी आर स्टार चिल्ड्रन, वी विल डू वेल इन लाइफ, डोंट वरी। कुछ दिन पहले ना बदमाशियां बच्चों की लॉकडाउन में इतनी हो गई थी, मैं बड़ी परेशान होती थी। मैंने कहा कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे इंश्योर करेंगे दैट दे आर गुड चिल्ड्रन, कैसे इनकी पढ़ाई अच्छी होगी। एक साल निकल गया है, हाउ आर थिंग्स गोइंग टू बी नॉर्मल। एंड मैं गुरुजी को बड़ी प्रार्थना करने लगी। मैंने कहा गुरुजी बड़ी घबराहट होती है, बच्चे अगर गलत हो जाएं घर में तो घर का तो। मैंने कहा विशाल है सच अ वंडरफुल फादर, आई वांट टू मेक श्योर कि ही डजंट have to complain about his children. And मैंने विशाल को ये कहा, मैंने कहा मुझे नहीं लगता ये इस बार पास भी हो पाएगा। But this week we started receiving his marks, and उसने किसी में उसके 71, किसी में 75, किसी में 74 out of 80। तो मैं और विशाल बड़े shocked थे। I said, how is this happening? We have to have, see, materialistic gains के लिए we cannot keep going to Guruji for, I mean, he's not a material provider. What he is a superpower. And if we have faith in him, he will drive us to be good human beings, to have faith in him. ये हमारे बच्चे उनके bless किए हुए हैं। We need to have faith in our Almighty. हम बहुत छोटी छोटी चीजों में शायद फंस के उलझ के रह गए हैं। गुरुजी को मैं तो ये कहूंगी कि मैंने बहुत साल गुरुजी को समझा ही नहीं, और मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। गुरुजी के क्या चाहते थे गुरुजी बहुत बातों में ये कहते थे, ना चावल न चुगली। गुरुजी कई बार बातों बातों में कोई ऐसी चीज बोल जाते थे जो अगर तो हम उसको अपनी लाइफ के साथ बांध लें, समझ लें, तो हमारी जिंदगी शायद बहुत आसान हो सकती है। हम लॉकडाउन से पहले सत्संग में बैठे थे चंडीगढ़ में किसी के, एंड देयर इज अ वेरी सीनियर लेडी, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत रिस्पेक्टफुल, वेरी सीनियर, वेरी गुरुजी की बहुत भक्ति, बहुत आस्था, बहुत सेवा, बहुत अच्छा परिवार।
तो वो काफी सालों काफी काफी महीनों से उनने कहना शुरू कर दिया था बहुत माड़ा वक्त आने वाला है। वो हर सत्संग में ये बात कहते थे, बुजुर्ग हैं, कि खराब वक्त आने वाला है, माड़ा वक्त आने वाला है। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। अब वो इतने सीनियर हैं कि आप उनको क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन मैंने एक दिन उनकी हिम्मत करके उनके पास गई। मैंने कहा, आंटी समझ में नहीं, आप ये बात कहते हो, मुझे बड़ी घबराहट होती है। मैं विशाल जी को कहती थी, मैंने कहा ये क्यों कहते हैं कि बड़ा माड़ा वक्त आने वाला है? मैंने कहा किस सेंस में कहते हैं? तो वो बड़े धीरे से ये कहते थे, बेटे कोई गल नहीं, गुरु दे गुरु नाल लग के रहो, गुरु नाल लग के रहो। तो हमें समझ में नहीं आता था। मैंने कहा हाँ, हम सत्संग में भी आते हैं, गुरु जी की हमारे में आस्था बहुत है, गुरु जी के साथ हमारा प्यार बहुत है, हमारी हर सांस में गुरु जी है। मैंने कहा ऐसे क्यों ये कहती हैं? कहते थे बस गुरु जी के बेटे सत्संग करो, लंगर कराओ, बैठो, गुरु जी की मेडिटेशन में बैठो। ये नहीं पता था कि कोविड-19 क्या वक्त लेके आने वाला है जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। किस तरीके से कामकाज बंद हो जाएंगे, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, पैसे की किल्लतें आ जाएंगी, बीमारी आ जाएगी। मेरी अपनी सगी बुआ जो इतने सीनियर डॉक्टर की वाइफ है, शी पास्ड अवे विद कोविड एंड इट वाज अ शॉक फॉर अस। हाय, परिवार में इतने लोगों की डेथ्स हो गई कोविड से, अच्छे खासे लोग चलते फिरते। तो जो माड़ा वक्त आने वाला है, वो जो वो कहती थी, उसका मतलब इस पूरे साल समझ में आया कि माड़ा वक्त ये हमारी बुराइयां, ये हमारे बुरे कर्म, ये सब चीजें, ये है माड़ा वक्त। मैंने उनसे कुछ महीनों पहले पूछा, मैंने कहा आंटी ये था माड़ा वक्त? कहते यस, यही सीगा जेड़ा मैं कहती सी, गुरु जी कह के गए ने। वो कहते गुरु जी कहते से माड़ा वक्त आने वाला। इकट्ठे रहो, परिवार च रहो, गुरु परिवार च रहो, गुरु परिवार च लड़ाइयां ना करो, गुरु परिवार च प्रेम रखो, प्यार रखो। ये गुरु परिवार ही है जो हमें बचा देगा। ये गुरु गुरु के साथ जुड़ना ही है जो हमें इस बुरे वक्त से निकाल देगा। विशाल जी बीमार हुए हैं, मैं बयान नहीं कर सकती कि मन में इतनी घबराहट थी। 2 महीने पहले हमारे घर में कोई शादी थी एंड हम लोग बड़े डरते डरते अमृतसर गए शादी में। और अमृतसर से हमने जोधपुर जाना था फ्लाइट से। पूरी फ्लाइट ही बारात थी, सो इट वाज काइंड ऑफ सेफ, बट खैर जाना ही था क्योंकि फैमिली वेडिंग थी। सो वी वेंट टू अमृतसर टू टेक द फ्लाइट एंड मैंने और विशाल ने ये सोचा कि चलो हम गोल्डन टेम्पल पहले मत्था टेक के फिर हम लोग वी विल टेक द नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लाइट। तो हम एक दिन पहले चले गए और हम गोल्डन टेम्पल वॉक करके जा रहे हैं और मैं गुरुजी से, विशाल जी से मैंने ये बात कही। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी को आप फोन, सबके फोन आ रहे थे कि हमें बता दो, हम अरेंजमेंट करा देते हैं अंदर जाने का, ये वो। तो विशाल जी और मैं ये डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा ये मंदिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने का यह तरीका नहीं होता कि आप फोन फान करो। आप जाओ, तरीके से जाओ, जितनी भगवान ने आपको जगह देनी है उतनी ही देनी है, जितना वक्त देना है उतना ही देना है। इसको बोलो उसको बोलो नहीं। मैं कहा ये तो आपकी और भगवान के बीच है का रिश्ता, इसके बीच कोई नहीं आना चाहिए। ये हम डिस्कशन कर रहे हैं और हम वॉक करके, जब सरोवर के वहां से हम वॉक करके अंदर जा रहे हैं, तो मैं ऐसे ही मनो मन मैंने कहा गुरुजी, हम लोग मंदिरों में जाते हैं, एक तरह दरवाजे से घुसते हैं और दूसरे दरवाजे से हम बाहर आ जाते हैं। धक्का मुक्की, ये ये मंदिर मस्जिद जाने का तरीका नहीं है। कोई बैठे अंदर, मजा आए, कोई आप बैठो, कीर्तन शब्द सुनो, अरदास करो, मजा तो वो है। ये मेरी गुरुजी से मन ही मन बातें चल रही हैं। गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनको अपनी हमेशा की तरह अपनी ख्वाहिशें बयान कर रही हूँ। तो गुरुजी को मैंने ये कहा, मैंने कहा गुरुजी अगर मैंने जो शब्द बोले शायद ठीक नहीं है, लेकिन मैंने बोला मैं तब मानू जब मुझे आप अंदर बिठाओ। आज बात बोल दी
दिन में 100 बातें बोलती हूँ, एक और बात बोल दी और भूल गई। वॉक करके, परिक्रमा करके हम गुरुजी के जो मेन गोल्डन टेम्पल का अंदर का, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, वहां हम अंदर घुसे हैं। तो जैसे ही हम अंदर घुसते हैं, विशाल जी मत्था टेकते हैं, मैं मत्था टेकती हूँ, और हम थोड़ा सा पीछे खड़े हो जाते हैं कि चलो 2 सेकंड ही खड़े हो जाएं। और मत्था टेकते हैं हम, तो एक लेडी साइड पे है, वो कहती हैं जा अंदर बह जा, जहां वो एनक्लोज्ड एरिया है, जाओ तुसी अंदर बह जाओ। तो मेरे को एकदम से लगता है, मैंने कहा गुरुजी हाय, ये आप सुन रहे थे? वो लेडी मुझसे कहती है तुसी अपना फोन बंद कर दो। मैं कहा अच्छा जी, बंद कर देनी है। फिर मुझसे कहते तुसी कित्थों आए हो? मैं कहा जी चंडीगढ़ तो। ना चंडीगढ़ तो नहीं, मोहाली तो आई हो? मैं कहा हाँ जी मोहाली तो आई है। तो मतलब गुरु उनके साथ, उसको क्या क्या समझे, चंडीगढ़, मैं रहती मोहाली में हूँ, बट मेरे को लगा एक दूसरे शहर वाले को समझाने के लिए मुंह से चंडीगढ़ निकला। उनने मुझे करेक्ट कर दिया कि तुम चंडीगढ़ से नहीं आए हो, तुम तो मोहाली से आए हो। उनने जो सेवादार थे, उनने मुझे अंदर बिठाया। विशाल जी मुझे वापस 15-20 मिनट बाद नज करके बोल रहे थे चलो चले। उसने कहा रहन दो, बैठी रहन दो, तुसी भी बैठ जाओ। विशाल जी के लिए भी उनने बड़े अच्छे से जगह बनाई, बिठाया इनको। मेरे को तो वहां पे 1-1.5 घंटे बैठने को मिला। और हम लोग मेरे इन-लॉज काफी बड़ी उम्र के हैं, काफी ओल्ड हैं। तो विशाल जी घर में सबसे बड़े हैं, जिम्मेदारी लेना चाह रहे थे देवर की शादी की। तो वहां कीर्तन चल रहा था कि गुरुजी कारज आपके संपन्न, और हम अरदास भी यही करने गए थे कि गुरुजी हम पे कृपा रखिए कि हम बच्चे की शादी, देवर की शादी बहुत अच्छे से कर पाए। तो गुरुजी की हम पे, हमारे परिवार पे बहुत 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 आशीर्वाद है। और मैं सबसे कहूंगी कि आप सब ऐसे गुरुजी के चरणों में बने रहें। और विश्वास तो क्या, गुरुजी अपना विश्वास खुद ही समझा देते हैं, बट अगर हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं तो ये हमारी खुशकिस्मती है। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, and thank you for giving me this opportunity to share my life experiences with you. Thank you very, very much. Jai Guruji.